हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द इटर्नल स्ट्राइफ का एपिसोड 3। इसके पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाइजुआन और उसके दोस्तों की कुछ गुंडों के साथ लड़ाई हो रही थी। उन लोगों ने बाइजुआन के दोस्तों पर हमला कर उन्हें खत्म कर दिया। अपने सभी दोस्तों को मरा हुआ देखकर बाइजुआन को बहुत गुस्सा आ गया और तभी उस स्टोन की पावर्स अनलॉक हो गई, जिससे बाइजुआन की बॉडी में उसके पूर्वज यानमुडुगु की डिमोनिक पावर्स आ चुकी थी। उसने अपनी खतरनाक पावर्स का यूज करते हुए अपने सभी दुश्मनों को मार दिया और फिर अपने दोस्तों को दोबारा से जिंदा करने के लिए उसने अपनी सोल का सौदा कर दिया। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हमें रेना की कहानी दिखाई जाती है। जब वो बाइजुआन से मिली भी नहीं थी, उसके मास्टर उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ एक जरूरी बात डिस्कस करने बुलाया है। हजारों सालों पहले डुगु जांटियान नाम का वॉरियर था। उसने दुनिया के सभी हीरोज को एक कर इविल लोगों के साथ फाइट शुरू कर दी, जिस पर रेना कहती, हाँ मैंने इस शख्स के बारे में सुना है। वो मार्शल आर्ट की दुनिया का सबसे महान सेंट था। जिस पर मास्टर कहते, हाँ वो एक ग्रेट वॉरियर था, लेकिन फिर डुगु फैमिली मिंग डायनेस्टी की मेंबर बन गई। दरअसल डुगु फैमिली के पास बहुत पावर्स थी, तो आउटर वर्ल्ड के हीरोज ने उनके साथ जंग की और वहीं से डुगु फैमिली का पतन हुआ। अब उनके पास एक ही फैमिली एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो भी कुछ कम पावरफुल नहीं है। उनके पास एक एसेंस स्टोन है जो मार्शल सेंट डुगु जांटियान ने उनके लिए संभाल कर रखा था। वो स्टोन इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो इस दुनिया को तबाह भी कर सकता है। उसमें मार्शल सेंट लेवल की सारी पावर्स है। वो बहुत खास है और जिस शख्स में भी उस स्टोन की पावर्स जाएगी, वो शख्स पूरी दुनिया पर राज करेगा। वो एसेंस स्टोन पीढ़ियों से डुगु फैमिली में मौजूद है और वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता आया है। मगर उस स्टोन को दूसरी दुनिया की ताकतें भी हासिल करना चाहती हैं। अगर उन्हें पता चला कि किसी ने उस स्टोन एक्टिवेट कर दिया है, तो दूसरी दुनिया उस स्टोन को हासिल करने के लिए हमारी दुनिया पर हमला करेगी। तो हमें कुछ भी करके उस स्टोन को ढूंढना होगा। मैंने अफवाहें सुनी है कि डुगु फैमिली शेनफिंग टाउन में रहती है। वो कई सालों से वहाँ पर छुपे हुए हैं। किसी को उनकी रियल पावर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर उनके बारे में पता करो, क्या यह अफवाह सच है या फिर झूठ है। और मुझे उस स्टोन के बारे में पूरी जानकारी चाहिए और अगर हो सके तो स्टोन अपने साथ लेकर आना, ताकि हम उसे महफूज रख पाए। जिस पर रेना कहती, ठीक है मास्टर, मैं सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करके वापस आऊंगी। और इसी मिशन के साथ वो बाइजुआन से मिली थी। अब उसे पता चल गया था कि वो स्टोन एग्जिस्ट करता है। जिसके बाद हम रेना को देखते हैं जो बाइजुआन के घर पहुंच गई थी। वो देखती कि जैसे ही बाइजुआन के फादर को उनके बेटे की मौत की खबर मिलती है, वो गुस्से में पागल हो गए थे। उनकी बॉडी से बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लो हो रही थी। रेना ही देखकर बहुत शॉक हो जाती है। वो कहती है कि इनमें तो मेरे मास्टर से भी ज्यादा पावर्स हैं। अब बाइजुआन के दादाजी यून से पूछते हैं कि मुझे साफ साफ बताओ मेरे बच्चे को क्या हो गया। तो यून उन्हें जो कुछ भी हुआ वो सब बता रहा था कि कैसे उनके गुंडों के साथ फाइट हुई और उन गुंडों ने बाइजुआन को मार दिया। वो कहता है कि हम तो बेहोश हो गए थे, लेकिन जब होश आया तो बाइजुआन को मरा हुआ पाया। इतना बताकर वो जोर जोर से रोने लगता है। वो कहता है कि अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो प्लीज मिस रेना से पूछ लीजिए। ये भी वहीं पर मौजूद थी और ये आपसे कुछ बात भी करना चाहती है। तो बाइजुआन के फादर कहते, ठीक है लड़की, तुम मेरे साथ चलो। अब उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद बाइजुआन के ग्रैंडफादर देखते हैं कि उसके हाथ में अभी भी वो स्टोन है, लेकिन अब उस स्टोन में कोई पावर्स नहीं बची थी। ये देखकर किंगमिंग कहते कि बाइजुआन की अभी भी बचने की उम्मीद है। वो तो बस घायल हो चुका है और उसे रिकवरी की जरूरत है। ये सुनकर उसके दोस्त तो बहुत खुश हो जाते हैं। अब किंगमिंग कहते कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, बाइजुआन को मैं संभाल लूंगा। इतना कहकर वो बाइजुआन को उठाकर घर में ले जाते हैं। इधर रेना बाइजुआन के फादर को बताती है कि लियो जिनलोंग और उसके साथियों ने बाइजुआन पर हमला किया था। शायद उनकी कुछ पुरानी दुश्मनी थी और उसी बात के ऊपर से इन लोगों में झगड़ा हो गया। तो जिनसोंग गुस्से में कहते कि उन्हें तुम्हें देख लूंगा, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मुझे पता है कि तुम येनफिंग की डायरेक्ट डिसाइपल हो, तुम अचानक से यहाँ पर क्यों आई। तो बताती है कि मुझे मेरे मास्टर ने आपके पास भेजा है। आपकी फैमिली के पास मास्टर सेंट जांटियान का एक एसेंस स्टोन रखा हुआ था, मैं उसी के बारे में बात करने आई थी। हमें वो एसेंस स्टोन चाहिए, आप जितनी चाहो उतनी कीमत हम देने के लिए तैयार है। ये सुनकर जिनसोंग बहुत भड़क जाते हैं। वो कहते तुम लोगों की औकात नहीं है कि तुम उसकी कीमत लगा पाओ, वो स्टोन अनमोल है। जिस पर रेना कहती कि हम तो बस इस दुनिया की हिफाजत करना चाहते हैं और इसी वजह से मेरे मास्टर येनफिंग ने मुझे उस स्टोन वापस लाने का काम दिया है। उस स्टोन की वजह से हमारी दुनिया पर अटैक हो सकता है, या फिर अगर वो गलत हाथों में गया तो हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर जिनसोंग बहुत भड़क जाते हैं और कहते कि वो स्टोन हमारा है और उस पर बस हमारी डुगु
फैमिली का अधिकार है। तुम्हारे जैसे आउटसाइडर्स को हमारे फैमिली मैटर में अपनी राय जाहिर करने की जरूरत नहीं है। मगर रेना उसके सामने नील करते हुए कहती है कि प्लीज मुझे वो स्टोन दे दीजिए ताकि मेरे मास्टर उसे सेफ रख पाए। मुझे पता है आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, मगर आप बस 2 लोग हो और दुश्मन बहुत ज्यादा है। तो अगर उन लोगों ने आप पर हमला किया तो आप उस स्टोन की हिफाजत कैसे करोगे? मुझे पता है कि आप फेल हो जाओगे। उसकी बातें सुनकर जिनसोंग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अब वो उस पर हाथ उठाने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर किंग मिंग पहुँच जाते हैं और कहते कि तुम इस बेचारी लड़की पर इतना क्यों भड़क रहे हो, पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो। जिस पर जिनसोंग कहते हैं कि मैंने अभी भी मेरा बेटा खोया है और ये लड़की यहाँ पर आके बकवास कर रही है। मुझे तो लगता है कि लड़की भी उन्हीं लोगों के साथ मिली हुई थी जिन्होंने मेरे बच्चे को मार दिया। तो किंग मिंग कहते घबराओ मत, बाइजुआन अभी तक मरा नहीं, वो जिंदा है। इस सुनकर रेना और जिनसोंग दोनों भी बहुत हैरान हो जाते हैं। किंग मिंग बताते हैं कि मैंने उसके पास वो स्टोन देखा है, वो स्टोन अब पहले जैसा नहीं रहा, शायद उसकी सारी पावर्स बाइजुआन के अंदर है। और जिनसोंग इसका मतलब तो तुम समझ ही सकते हो, हमारा बाइजुआन लोगों की जान ले भी सकता है और उन्हें दोबारा से जिंदा भी कर सकता है। जिस पर जिनसोंग कहते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है वो इसेंस स्टोन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें मार्शल सेंट की इन्फिनाइट पावर्स है और हमारा बाइजुआन अभी तक बहुत कमजोर है। मुझे नहीं लगता कि उसकी बॉडी इतनी सारी पावर्स को हैंडल कर पाएगी। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? जिस पर रेना कहती कि मैंने उसे एक डीमन में कन्वर्ट होते हुए देखा था, वो पूरा डीमन बन चुका था, मगर उसने डीमन होने के बावजूद भी अच्छा काम किया। उसने बुरे लोगों को मारकर अपने दोस्तों को जिंदा किया था। तो किंग मिंग कहते कि मेरा पोता बहुत अच्छा है, वो हमेशा से ही दूसरों की मदद करता है, मुझे उससे यही उम्मीद थी। बाइजुआन ने खुद को सैक्रिफाइस कर दूसरों को बचाया, वो आगे चल के एक पावरफुल और रहम दिल डीमन बनेगा। जिस पर जिनसोंग कहते मगर अब तो होश में ही नहीं है, वो कब रिकवर होगा? तो किंग मिंग बताते हैं कि उसे थोड़ा वक्त दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें ये बात सीक्रेट रखनी होगी। अगर बाहर किसी को ये बात पता चल गई तो बाइजुआन और हमारी सबकी जान को खतरा होगा, इसीलिए अब रेना को हमारे साथ ही रुकना होगा। तो रेना उनसे कहती है कि मुझे प्लीज यहाँ से जाने दीजिए, मेरा वापस जाना बहुत जरूरी है। जिस पर किंग मिंग कहते लड़की मैं तुमसे परमिशन नहीं मांग रहा, मैं तो तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, जब तक मैं ना बोलूँ तुम्हें यही रुकना पड़ेगा। जिसके बाद हम बाइजुआन को देखते हैं जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा पहुंचा था। वहाँ पर कई सारे इसेंस बॉल्स थे जो उसे कैप्चर करने की कोशिश में लगे थे, मगर बाइजुआन जैसे तैसे उनसे बचता जा रहा था। हालांकि थोड़ी देर बाद वो उसे कैप्चर कर ही लेते हैं और तभी उसके पास मार्शल सेंट जायंट यान पहुंच जाते हैं। वो आते ही बाइजुआन को आजाद कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें ग्रीट करता है। लेकिन बाइजुआन उस जगह को देखकर थोड़ा कंफ्यूज था, उसे तो अच्छे से याद था कि उसकी मौत हो चुकी है, तो अब वो इस स्ट्रेंज जगह पर कैसे आ पहुंचा? इसलिए वो मार्शल सेंट से पूछता है कि सीनियर ये जगह कौन सी है और आप भी मुझे कुछ जाने पहचाने लग रहे हो। हाँ याद आया, मैंने आपको विजन्स में देखा था, आप हमेशा मेरी यादों में आते रहते हो। जिस पर जैंटियन कहते कि शायद वो तुम ही हो, हमारे डुगू फैमिली के खास मेंबर। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ बच्चे को इतनी सारी पावर्स मिल गई, तुम तो इस पावर्स के लायक भी नहीं हो। तो बाइजुआन कहते हैं सीनियर मुझे तो नहीं लगता कि मैं बेवकूफ हूँ, मगर हाँ अगर आप बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, मेरे ख्याल से मैं अभी भी जिंदा हूँ। लेकिन अगर ऐसा है तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जैंटियन कहते बेवकूफ, मेरे अंदर इसेंस स्टोन की पावर्स है और ये मेरे पास हमेशा रहेगी, मैं कभी मर नहीं सकता। तो बाइजुआन कहते ओ अच्छा, तो अब मैं समझा, उस स्टोन की पावर्स मुझ में भी आ चुकी है और इसीलिए तो मैं अभी तक जिंदा हूँ और आप हो मेरे एंसेस्टर। जिस पर जैंटियन कहती कि मुझे ये बात याद नहीं है कि मैं कौन था और ना ही अब इससे मुझे कुछ फर्क पड़ता है, मैं तो बस एक सोल हूँ, मैंने कई सारी लड़ाइयाँ की थी लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो बाइजुआन कहता है अच्छा अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो बस यहाँ से बाहर जाना है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, आप एक महान कल्टीवेटर थे, इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो। जिस पर जैंटियन कहती कि मैं एक सोल हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो बाइजुआन उनकी मिन्नतें करने लगता है। इसलिए जैंटियन कहती तुमने कहा था कि तुम मुझे विजन्स में देखते थे, तो उन्हीं विजन्स थ्रू तुम यहाँ से अपनी दुनिया में जा सकते हो। जिस पर बाइजुआन कहता है कि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा। सीनियर चलो एक डील करते हैं, अगर आप यहाँ से बाहर जाने में मेरी मदद करोगे तो मैं भी बाहर जाने के बाद आपकी मेमोरीज वापस लाने में आपकी मदद कर पाऊंगा, इसमें हम दोनों का भी फायदा है। जिस पर जैंटियन कहते कि तुम फिलहाल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, अगर तुम्हें यहाँ के इसेंस बॉल को हैंडल करना आ गया तो तुम यहाँ से अपनी दुनिया में वापस जा पाओगे। तो चलो अब यहाँ मौजूद इसेंस बॉल को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दो। जिसके बाद वो बाइजुआन पर ढेर सारी इसेंस बॉल्स छोड़ देते हैं। इधर 7 दिन गुजर गए थे मगर बाइजुआन अभी तक होश में
में नहीं आता। ये देखकर जिनसोंग को बहुत टेंशन होने लगती है। वो अपने फादर से कहती कि आप उसे चेक करो एक बार। तो किंग मिंग उसकी पल्सेस चेक करके कहते कि बाइजॉन हमारे डुगु फैमिली का वंश है, वो चाहे डीमन हो या ह्यूमन हो उसे होश में आना ही होगा और तब तक हमें उसका इंतजार करना है। और तभी बाइजॉन को कुछ होने लगता है। उसकी बॉडी से एनर्जी एसेंस रिलीज हो रहा था। ये देखकर उसके फादर तो बहुत घबराते हैं कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। वही दूसरी तरफ बाइजॉन एसेंस बॉल्स को एब्जॉर्ब करने की बजाय उनसे डर के भाग रहा था और वो सारी बॉल्स उसकी बॉडी में एंटर करने के लिए उसका पीछा कर रही थी। जिसके बाद बाइजॉन एक बॉल को पकड़कर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसे काफी पावरफुल महसूस हो रहा था। अब वो कुछ और बॉल्स एब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर कई सारी एसेंस बॉल है जो उसके अंदर जाने के लिए बेताब है। तो ज़ांटियान से कहता है कि मैंने कुछ एसेंस बॉल्स एब्जॉर्ब कर लिया, अब मुझे प्लीज वापस भेज दीजिए। जिस पर ज़ांटियान कहते कि बेवकूफ लड़के, ये बॉल्स तुम्हें पावरफुल बना रही है, अगर तुम इन्हें और एब्जॉर्ब करोगे तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। तो बाइजॉन कहते ठीक है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ, मगर वो बॉल्स तो उस पर हमला कर रहे थे। इसलिए बाइजॉन कहते कि ना, मेरे लिए तो 3-4 बॉल्स ही काफी थी, तो चलो अब सीनियर जल्दी से मुझे वापस भेज दो। उसकी बातें सुनकर ज़ांटियान कहते कि अगर तुम्हें इन्हें एब्जॉर्ब करने से डर लग रहा है तो उसका सीधा मतलब ये निकलता है कि तुम्हारे पास खास कल्टीवेशन नहीं है, तुम एक नंबर के लूजर हो, इसलिए तो तुम इस एनर्जी को मना कर रहे हो। जिस पर बाइजॉन कहता है कि सीनियर, ये बॉल्स मुझे आराम से एब्जॉर्ब कहाँ करने दे रहे हैं, उल्टा वो तो मुझे अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। आपने बोला था कि अगर मैं 3 एसेंस बॉल्स एब्जॉर्ब कर लूँ तो आप मुझे वापस भेज दोगे, वो टास्क तो मैंने कंप्लीट कर दिया, तो अब आपकी बारी है, आप आपकी जबान से नहीं पलटो, मुझे जल्दी से वापस भेज दो। और अगर ये भी नहीं करना चाहते हो तो मुझे बस एक बार वापस भेजो, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी बॉडी सही सलामत है या नहीं। ज़ांटियान को पता था कि ये बहाने मार रहा है, अगर ये वापस गया तो दोबारा से आने का नाम नहीं लेगा, लेकिन वो बाइजॉन की जिद के आगे हार मान लेते हैं और कहते ठीक है, चलो अब सैर के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर बाइजॉन तो बहुत खुश हो जाता है, मगर ज़ांटियान कहते बच्चे, अपना वादा याद है ना, तुमने बोला था कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम भी मेरी मेमोरीज वापस लाने में मेरी हेल्प करोगे। जिस पर बाइजॉन कहते अरे वो तो मैंने अपने दिमाग में फिट बिठा लिया है, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लो, मैं सब हैंडल करूंगा, चलो अब मुझे जल्दी से मेरी दुनिया में वापस भेज दो। तो ज़ांटियान कहते तैयार हो ना, तो कहते हाँ मैं तैयार हूँ। अब बेचारे बाइजॉन को पता ही नहीं था कि उसे कैसे भेजने वाले हैं, और तभी ज़ांटियान तुरंत ही उसकी तशरीफ पर एक जबरदस्त लात मार के उसे उसकी दुनिया में भेज देते हैं। बाइजॉन भी चीखते हुए वहाँ से रवाना हो जाता है और उसकी हरकतें देखकर ज़ांटियान कहते कि इसका कुछ नहीं होने वाला, ये तो बस हमेशा बेवकूफ रहेगा। इधर बाइजॉन के फादर बहुत परेशान थे, वो कहते कि मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, आपने बोला था कि हमारे पूर्वज ज़ांटियान अचानक से गायब हो गए थे और उनके साथ क्या हुआ ये किसी को पता नहीं था, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा हो। जिस पर किंग मिंग कहते कि तुम्हें बाइजॉन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना। तो जिनसोंग कहते कि अगर बाइजॉन की डिमोनिक पावर्स की बात बाहर लीक हो गई तो कई सारे लोग हमारे दुश्मन बन जाएंगे, वो लोग अगर एक साथ मिलकर हम पे हमला करें तो क्या होगा, मुझे डर है कि कहीं वो लड़की रेना ये बात सबको बता ना दे। और तभी किंग मिंग की नजर बाइजॉन पर पड़ती है, तब तक वो होश में आ चुका था मगर बस बेहोशी का नाटक कर रहा था। ये बात किंग मिंग भी समझ गए थे, इसलिए जानबूझ के कहती कि रेना का भी सोल्यूशन है मेरे पास, देखो हमारे पास 2 ऑप्शन है, पहला तो ये कि उसका मुंह बंद करने के लिए उसे हमेशा के लिए चुप कराना होगा, यानी कि हमें उसकी जान लेनी पड़ेगी, या फिर हम अपने बाइजॉन के साथ उसकी शादी करा देंगे। मुझे तो ये दूसरे वाला ऑप्शन ज्यादा पसंद आया, देखो अगर वो बाइजॉन की बीवी बन गई तो किसी को नहीं बताएगी कि उसका पति एक डीमन है। उनकी बातें सुनते ही बाइजॉन डर के मारे उठ जाता है और कहते हैं ना ये नहीं हो सकता, दादाजी आप उस लड़की को जान से नहीं मारोगे, बेचारी वो तो इनोसेंट है ना, इसमें उसकी क्या गलती है। और आपका सेकंड ऑप्शन तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, आप मेरी शादी करा के क्यों मुझे जीती जी मौत की सजा दे रहे हो, तो आपको कोई और ऑप्शन ढूंढना होगा क्योंकि आपके दोनों आइडियाज बहुत बेकार है। जिस पर किंग मिंग कहते बच्चे तुम कई दिनों से बेहोश पड़े हुए थे, तुम्हारे फादर और हम सभी लोग कितने परेशान हो गए, इधर तुम्हारी माँ का रो रो के बुरा हाल है, लेकिन तब तो तुम होश में नहीं आए, और आज जैसे ही मैंने लड़की का नाम लिया जन आपको तुरंत ही होश आ गया। बेटा बाइजॉन ये तो बहुत गलत बात है। जिस पर बाइजॉन कहता है अरे दादाजी मैं तो बहुत जल्दी होश में आ जाता, लेकिन गलती तो आपकी है, आपने ही पहले लड़की का नाम नहीं लिया। उसकी बातों पर किंग मिंग हंस रहे थे और तभी बाइजॉन की माँ भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो अपने बेटे को सही सलामत देखकर बहुत खुश थी, मगर वो रो भी रही थी क्योंकि बाइजॉन पता नहीं कब से ही बेहोश था। तो वो अपनी माँ को समझाने लगता है कि माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप इतना क्यों रो रही हो। रेना भी रूम के बाहर रुक कर उनकी सारी बातें सुन रही थी। और अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेना बाइजॉन से कहती है कि तुम बहुत अजीब इंसान हो, दिन भर बंदर जैसे उछल कूद करते रहते हो, इससे अच्छा तो तुम बेहोशी ठीक थे। जिस पर बाइजॉन कहता है कि मैं तो वैसा ही हूँ, लेकिन अब मुझे एक बात की फिक्र हो रही है, आखिर ह्यूमंस और डीमंस में क्या फर्क होता है। मेरे हिसाब से ये दोनों भी सेम है, बस डीमंस
आपस में इंसानों से ज्यादा पावर्स होती है और बाकी कुछ भी नहीं। उसकी बातें सुनकर रेना समझ गई थी कि बाइजुआन डीमन बनने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। जिसके बाद वो बाइजुआन को स्टोन दिखाती है और कहती है कि ये स्टोन मुझे तुम्हारे दादा ने दिया है, अब ये पहले जैसा नहीं रहा तो प्लीज इसे पहले जैसा कर दो। जिस पर बाइजुआन कहता है कि ये अब पहले जैसा नहीं हो सकता, इसमें जो भी पावर्स थी वो मुझ में आ गई है। तो रेना कहती कोई बात नहीं, फिर भी मैं इसे अपने पास रखूंगी और इस स्टोन के बदले में तुम्हारे सीक्रेट को सीक्रेट रखूंगी। मैं किसी से जिक्र नहीं करूंगी कि तुम असल में कौन हो। लेकिन अगर आगे चल के मुझे पता चला कि तुम एक डीमन बन गए हो और इनोसेंट लोगों की जान ले रहे हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस पर अपनी सोर्ड पॉइंट करते हुए कहती कि मैं उसी दिन तुम्हारी जान ले लूंगी। तो बाइजुआन कहता है अरे यार तुम थोड़ी नरमी से भी बात कर सकती हो, हर बार मुझे जान से मारने की धमकी देती रहती हो। तो रीना कहती बकबक नहीं करो, मैं हमेशा से ही ऐसी हूँ। अब बाइजुआन उसका बैज निकाल लेता है और कहता है कि अगर तुम ये बैज मुझे दोगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं किसी को कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। जिस पर रेना कहती ठीक है, मगर ये बात कभी नहीं भूलना कि मेरी तुम पर नजर है, अगर कभी तुमने किसी बेगुनाह को मार दिया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तो कहते हैं मुझे पता है तुम मुझे मारने के लिए बेताब हो, मगर तुम्हें ये मौका कभी हासिल नहीं होगा क्योंकि मैं ऐसा कुछ करूंगा ही नहीं जिससे तुम्हें ये हसीन मौका मिल जाए। तो अब बाइजुआन को वार्निंग देने के बाद रेना वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।